नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 56 जिसकी डेट है 21 नवंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है मुद्रा एवं साख, जो कि हमारी अर्थशास्त्री पुस्तक से लिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन किया था। आज हम 3 और 5 अंक वाले जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा जो अनुच्छेद आधारित है, स्रोत आधारित, इसमें एक अनुच्छेद दिया गया होगा उसे हमें पढ़ना है और जो पूछे गए जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। वर्कशीट का जो पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना। दूसरा, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। तीसरा इसका है ब्याज की दर और ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। चौथा इसका है बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है इसकी सूचना रखता है। पांचवा बिंदु है ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं इस पर नज़र रखता है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन एवं निगरानी करना। सातवां बिंदु है इसका वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। और आठवां बिंदु इसका है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। तो ये 3 या 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखना होगा। अगर 3 मार्क्स का तो थोड़ा संक्षिप्त करके लिख सकते हैं, अगर 5 मार्क्स का तो उसको हमें बढ़ाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता अपने ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। वे अधिक से अधिक ब्याज वसूल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनकी ना कोई सीमाएं होती ना ही कोई बंधन। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को कम किया जाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, विचार दीजिए। तो इसका उत्तर है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला बिंदु इसका है यह गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करता है। दूसरा है स्वयं सहायता समूह से नियमित आय व बचत होती है। तीसरा बिंदु है यह सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी रखी भूमि को छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जैसे बीज, खाद आदि के लिए देता है। चौथा बिंदु है यह कम ब्याज दर पर देता है और ये जो ब्याज दर है गांव के साहूकार से कम होती है। इस प्रकार यह गरीबों को ऋण जाल से बचाता है। चौथा प्रश्न है भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। तो इसका उत्तर है भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है क्योंकि अनौपचारिक ऋण सरलता से मिल जाते हैं। दूसरा, कम समय में ऋण प्राप्त होना। तीसरा, कागजी कार्रवाई का ना होना। चौथा, जनता में साक्षरता तथा जानकारी का अभाव होना। पांचवा प्रश्न है साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर है साख की शर्तें किसी भी साख व्यवस्था के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकताएं हैं। इसमें ब्याज दर, प्रलेखन, आवश्यक कागजात, भुगतान का तरीका, समर्थक ऋणदार शामिल हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है क्योंकि ऋण की शर्तें उधारदाता व कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। छठा प्रश्न है मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है मुद्रा के आधुनिक प्रकारों के कारण लेन देन आसान हो गया है। दूसरा, अब लेन देन अधिक सुरक्षित है।
तीसरा, इससे समय की बचत होती है। चौथा, मुद्रा के आधुनिक रूपों ने हमारे जीवन को बेहतर किया है। मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे करेंसी नोट, सिक्के, बैंक में खाता, चेक, ड्राफ्ट और मोबाइल वॉलेट आदि इस तरह के खाते के रूप में बैंक में धन सुरक्षित रहता है और उनके चोरी होने का भय नहीं रहता। प्रश्न नंबर 7, सलीम के जीवन में साख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि सलीम ने अपनी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के माध्यम से पूरा किया। तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसके उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने दिया, पड़ोस में अंकल ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया, जिसके कारण वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाया और उससे अब अच्छी नौकरी मिल गई है। इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है कि मेरे चाचा ने बैंक से ऋण लेकर अपने खुद का व्यवसाय शुरू किया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस, अपने संबंधियों का उदाहरण भी इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, साख एक प्रक्रिया है जिस पर ऋणदाता कर्जदार को पैसा अथवा माल या सेवाएं भविष्य में वायदे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। जब एक व्यक्ति ऋण लेकर कारोबार करता है और उसका उपयोग कम जोखिम वाले कार्य में करता है, तब वह उसकी संपत्ति के रूप में कार्य करता है। जैसे सलीम ने अपनी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के माध्यम से पूरा किया। जब साख अधिक जोखिम वाले कार्य के लिए लिया गया हो, जिसके कारण वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो यह स्थिति ऋण जाल कहलाती है। तो अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन है स्रोत आधारित 4 मार्क्स का, उसको डिस्कस करते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न जो 4 अंक का है, इसमें अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो अनुच्छेद इस प्रकार है, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें जो मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करनी है। तो ऋण राशि रुपयों में लिखनी है। तो इसने कितने का कर्जा लिया था? जो ऋण लिया था 5 लाख का है। जो समर्थक ऋण आधार है, जो उसने कागज़ जो जमा किए हैं, जिसके आधार पर उसको ये जो लोन मिला है, वो नए घर के सभी कागज़ हैं जो ऋण चुकाने के बाद उसको वापस मिलेंगे। तीसरा है अदायगी का स्वरूप। जो अदायगी का स्वरूप का अर्थ है कि वो किस तरह से जो अपना जो ऋण है वो चुकाएगी। तो ऋण वो 10 साल में मासिक किस्तों में अपने ऋण को चुकाएगी। आवश्यक कागजात का मतलब है कि उसने कौन कौन से कागज़ दिखाकर ये ऋण प्राप्त किया है। तो नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड उसने बैंक को दिखाए, जिसके आधार पर उसको ये 5 लाख का लोन मिला। आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।